हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे साइंस में, क्लास 10th का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका पार्ट 2 हम चालू कर रहे हैं आज। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ये दो चीज़ हमने पढ़ ली थी। अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सेकेंड टॉपिक हम लेने वाले हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। ये दो चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, यानी एसिड्स, सारे एसिड्स या सारे बेसेस में क्या कॉमन है, क्या सिमिलरिटीज है, ऐसा हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो एसिड्स के बारे में हमने देखा था कि जितने भी सारे एसिड्स है उनको एसिड्स को अगर मेटल के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता था, उसमें सारे एसिड क्या करते थे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते थे, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी एसिड है उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये एक सिमिलरिटी है इसमें, यानी सारे एसिड रहेंगे वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। इस तरह से हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स, ये हमें पता चला। ठीक है ना। तो अभी इसके लिए अब हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है या कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी में क्या करते हैं हम लोग कि ये एक बीकर लिया और बीकर के अंदर कॉर्क लगा के, रबर का कॉर्क, उसके ऊपर 2 आयरन नेल लगा दिए यहाँ पे, और इसका कनेक्शन वायर से, बैटरी से कर दिया, और साथ में एक बल्ब लगा के स्विच से कनेक्ट कर दिया। अभी क्या करते हैं, इसके अंदर हम HCl, डाइल्यूट HCl डालते हैं और फिर स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं कि ये बल्ब ग्लो होता है, जल जाता है। अब क्या करते हैं, HCl को हटा के इसकी जगह H2SO4 डालते हैं। ठीक है, फिर इस रिएक्शन को, इसी प्रोसेस को दोहराते हैं तो देखते हैं कि स्विच ऑन करने पे अपना बल्ब ग्लो हो जाता है। तो अब इससे एक चीज पता चलती है, तो कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, जो इनके बीच में जो गैप है ना, ये सर्किट पूरा नहीं हो रहा था, तो कोई तो यहाँ पे आयन बनता है जो इस सर्किट को पूरा करता है और अपना ये बल्ब जलता है। इसकी जगह एक्टिविटी में ऐसा बनाया हुआ है कि ग्लूकोज को डालते हैं, ग्लूकोज का सोल्यूशन डालते हैं, H2SO4 को भी हटाते हैं, उसके क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है HC6H12O6। यहाँ भी हाइड्रोजन तो इसमें भी है, यहाँ तो हाइड्रोजन थी, इसमें भी हाइड्रोजन है। इसको डाल के देखते हैं। जब इसका सोल्यूशन डाला और स्विच ऑन किया तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज की जगह क्या डालते हैं हम इसमें, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH4CH3OH। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो H प्रेजेंट है, H यहाँ पे H है, फिर डाल के फिर अपन स्विच ऑन करते तो बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब हो गया कुछ तो ये एसिड है जो ऐसा कुछ प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ये सर्किट पूरा होता है और अपना बल्ब ग्लो होता है। तो इससे पता चला कि ये क्या करते हैं, ये एक कैटाइन बनाते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन H+, यानी एसिड क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। कैटाइन का मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन का मतलब नेगेटिव आयन, ये हमेशा ध्यान रखने का। ठीक है, तो HCl में भी ये H बनेगा। सब में जितने भी एसिड रहेंगे वो सारे क्या करेंगे, जो कैटायन है, जो हाइड्रोजन आयन है, वो बनाते हैं, इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो अगर ये कैटायन हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, तो एनायन कौन सा होगा, HCl के लिए Cl-। ठीक है, H2SO4 के लिए SO4-2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन रहेंगे इसके साथ, ये 2 है हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे। HNO3 में क्या रहेगा, H1 और NO3-। ठीक है, और ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में H निकाल दिया यहाँ से, तो क्या बचा पीछे, ये CH3COO-। ये सारे एनायन इस तरह से बनते हैं, जिससे ये हाइड्रोजन आयन बनता है H+ आयन बनेगा, तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। मतलब ये जो एसिड रहेंगे वो अपने आयंस में टूटे हुए रहते हैं, टूट जाते हैं, जिस वजह से ये सर्किट पूरा होता है और ये ग्लो करता है। तो इस तरह से कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज
हाइड्रोजन आयन H प्लस, जो कैटायन के रूप में यानी पॉजिटिव आयन। कैटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव आयन जो रहेगा वो जो प्रेजेंट रहता है एसिड में वो कौन क्या रहता है? हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस। दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, यानी एसिड क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं? आपके HAQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन में यानी लिक्विड में करते हैं। जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसके अंदर ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। यानी सारे एसिड्स के अंदर जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में आएंगे, जब उसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपका हाइड्रोजन आयन देगा, और ये हाइड्रोजन आयन की वजह से ही एसिड में क्या होता है? एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को अपन बेस के साथ दोहराते हैं। ठीक है ना? जब बेस के साथ होगा तो क्या होगा? जब बेस का आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? ये जो इसमें कैटायन यानी पॉजिटिव आयन रहेंगे और नेगेटिव आयन रहेंगे वो भी उसमें टूट जाएंगे। तो कैसे होगा? NaOH के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए Na प्लस और OH माइनस, KOH के लिए K प्लस और OH माइनस, CaOH2 के लिए Ca प्लस 2 और OH माइनस। यहाँ पे दो आयन बनेंगे, यह CaOH2 है, इसके लिए ये दो बनेंगे। तो एक देखा हमने कि जैसे एसिड्स में H प्लस आयन कॉमन था सब में, जो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल था, इस तरह से यहाँ पे जो बेस रहेगा उसका एनायन OH माइनस वो कॉमन रहता है, और यही उसकी एल्कलाइन प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि लिखा है इसमें, देखो, द एनायन प्रेजेंट इन बेसेस इज OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन। दिस सजेस्ट दैट बेसेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस OH AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन में ये OH देंगे इस तरह से, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एल्कलाइन प्रॉपर्टी। व्हाट हैपन टू एसिड इन वाटर सॉल्यूशन? अभी वही जो अपन देखा था अभी पहले कि जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते थे तो उसमें क्या होता था, है ना? एसिड के साथ क्या होगा? जब उसको वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे एसिड का तो उसमें क्या होगा? तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन? क्या वो अपने वाटर के साथ सॉल्यूशन में ही आयंस प्रोड्यूस करते हैं क्या? यानी आयन जो हाइड्रोजन आयन है, एसिड जो हाइड्रोजन आयन देता है वो क्या अपना एक्वस सॉल्यूशन में देता है? बिल्कुल। इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं, फिर पता चल जाएगी होता कि नहीं होता ऐसा। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या क्या एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड, और उसके अंदर धीरे धीरे से ड्रॉपर से कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो एक यहाँ पे गैस बनी। उस गैस को कलेक्ट करने के लिए क्या किया? उसके ऊपर कॉर्क लगा दिया, कॉर्क के ऊपर एक अपन यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब लगा दी, बैंड करके ट्यूब लगा दी। ठीक है ना? और इसमें देखो रिएक्शन क्या हो रहा है? NaCl H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया गया? Na2SO4 एक सॉल्ट है, और साथ में क्या बनेगा आपका? ये HCl बनेगा। HCl आपका क्या है? एसिड। ठीक है ना? लेकिन ये गैस रूप में बनेगा, यहाँ पे ये बबल निकलेंगे, ये HCl के गैस के बबल रहेंगे। ठीक है ना? अगर वहाँ का आजू बाजू का जो जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहाँ का अगर क्लाइमेट अगर नमी वाला है, जहाँ पे मॉइस्चर है वहाँ पे, तो उसकी जगह क्या करते हैं अपन? ये एक गार्ड ट्यूब लगा देते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गार्ड ट्यूब को ड्राइंग ट्यूब। इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड भर के यहाँ पे लगा देंगे, ताकि जो HCl गैस निकले वो ड्राई निकले, उसके अंदर मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर होगा तो फिर वो जो अपन एक्सपेरिमेंट करें वो कारगर नहीं होगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं? उसमें ड्राई HCl निकलना चाहिए। ड्राई HCl निकल रहा है तो अपन क्या करते हैं? एक ब्लू लिटमस पेपर लेके उस नली के सामने उसको रखते हैं, उस गैस के सामने, तो ये कोई कलर चेंज नहीं देता है। यानी जब ड्राई HCl गैस रहेगी, HCl गैस रहेगा तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन दूसरा अपन क्या करते हैं? इसको बाद में इसको मॉइस्ट करते हैं, नम कर देते हैं, वाटर में भिगो के उसको फिर उसके सामने लाते हैं, तो ये ब्लू कलर आपके रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो HCl है, जो हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये लिटमस पेपर है, और ये आपका क्या, जब H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन देगा तभी अपना ये कलर चेंज करेगा। ठीक है ना? तो जब आप नमी वाला लाएंगे तो ये HCl ड्राई HCl था, वो H प्लस और Cl माइनस में
टूट जाएगा और H प्लस की वजह से ये इसका कलर चेंज ब्लू से रेड हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकल गया कि ड्राई HCl जो रहेगा वो आपका हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन हो गया, HCl का एक्वस सॉल्यूशन हो गया, तो वो क्या करेगा, आपका H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। यानी हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर की प्रेजेंस में ही HCl क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। इसका रिएक्शन दे रखा है, ये HCl है, ये वाटर से रिएक्शन करवाया, तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। इसका जो हाइड्रोजन बना वो वाटर के साथ जुड़ जाएगा और आपका क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन, और साथ में क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन। ठीक है, जो ये नेगेटिव है। हाइड्रोजन आयन मस्ट बी शोन एज H प्लस एक्वस, एक्वस मतलब एक्वस सॉल्यूशन में बनता है, वाटर के साथ सॉल्यूशन में, और इसको क्या बोल सकते हैं आप, दूसरा हाइड्रोनियम आयन, जिसका ये फॉर्मूला है, इसको क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोजन आयन, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो आप बोल सकते हैं कि एसिड क्या बोले, वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एसिड वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये हाइड्रोजन जो मैं बोला था, जो HCl देता है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, आपका हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जो एक पॉजिटिव आयन है। एसिड्स गिव्स हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन इन वाटर, तो सारे एसिड देंगे वो वाटर में क्या देंगे, आपको हाइड्रोजन आयन देंगे, या बोल सकते हैं आपका हाइड्रोनियम आयन देंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेस के साथ क्या होता है। जब बेस का सॉल्यूशन बनाएंगे अपन वाटर के साथ, ये जो बेस रहते हैं, जो लेबोरेटरी में, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये ऐसे डिब्बे में आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट, और दिखने में आपको इस तरह से रहता है। ये देखिए प्लेट में इधर बाजू में निकाल रखा है, इस तरह का दिखता है, वाइट वाइट के पैलेट्स। जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस तरह से अपन किसी कंटेनर में रख के यूज करते हैं। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में आता है और वाटर में इसका सॉल्यूशन बना के हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तो जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे अपन लोग NaOH को, तो ये क्या करेगा, Na प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसमें डिसोसिएट हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। ये KOH के साथ देखेंगे, KOH को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो क्या होगा, K प्लस और OH माइनस, यानी हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। इससे इसमें भी देखते हैं MgOH2 में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, उसको भी अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Mg+2 और आपका हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस बन जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से एसिड जिस तरह से हाइड्रोजन आयन देते थे H प्लस आयन, इस तरह से बेस सारे जितने भी रहेंगे वो क्या करेंगे, आपके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे इन वाटर। जब भी इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कौन सा आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। एल्केलाइन इसका नेचर होता है, ये एल्कलीज बोलते हैं, यानी ऐसे बेस, यानी सारे बेस अभी आपने वाटर में डिसॉल्व किए, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे बेस भी होते हैं जो लेबोरेटरी में जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है ना, जब वाटर में डिसॉल्व नहीं होते उनको तो बेस तो बोलते ही है, लेकिन जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जो सोल्यूबल हो जाता है, ऐसे बेस को अपन क्या बोलते हैं, एल्कलीज। ठीक है, ये जो एल्कलीज रहते हैं वो शॉपी इन टच रहते हैं, यानी सोप के जैसे चिकने, हाथ से छुएंगे ना तो चिकने चिकने लगते हैं, टेस्ट में बीटर रहते हैं, कड़वे रहते हैं, और कोरोसिव रहते हैं, यानी स्किन को हार्म पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे जो लेबोरेटरी में जो भी आपको एसिड या बेस मिलते हैं, उन बेस को आप ना तो टेस्ट करना है ना उनको टच करना है। उनको यूज करने के लिए स्पैचुला आता है या जो एपरेटस आता है उसको यूज करके करते हैं, हाथ से टच नहीं करना है, अदरवाइज आपको कुछ नुकसान या जलन हो सकती है। यूटिलाइजेशन में उसमें क्या कर रहे थे अपन, एसिड को बेस से मिला रहे थे, तो आपका सॉल्ट और वाटर बन रहा था। अब ये वाटर कहाँ से बन रहा है, ये ऐसे ही बनेगा। देखो एसिड का एक फॉर्मूला लिया अपन ने, एसिड का मतलब उसके अंदर H प्लस रहेगा, H रहेगा, ठीक है ना, X तो उसके साथ दूसरा माइनस वाला रहेगा, और बेस में क्या है, M कोई मेटल रहेगा जो प्लस में रहेगा, और OH आयन माइनस रहेगा। ठीक है ना, तो ये इसका X और M मिलके ये तो क्या बना देगा, आपके सॉल्ट, ये X माइनस है ना, ये तो बना देगा आपका सॉल्ट, और जो ये H प्लस था और OH माइनस था, ये मिलके आपका क्या बना देंगे, वाटर। जो यहाँ लिखा रखा है हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन मिलके क्या बन रहा है, वाटर। H प्लस आयन
ये एसिड से आएगा और बेस आपको क्या देगा, OH आयन, H और OH आयन मिलके क्या बना देंगे आपके वाटर। अब जब इनको भी वाटर के साथ रिएक्शन करवाया किसी भी एसिड को या बेस को, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं अपन, ये एसिड है और ये आपका यह बेस है, इसको अपन किस में मिक्स कर रहे हैं, वाटर में। तो इस तरह से वाटर में जो रिएक्शन मिक्स कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं डाइल्यूशन। और एसिड जो रहता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये लिक्विड फॉर्म में आता है लेकिन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आता है, 98% रहता है, लेकिन हमको जिस परसेंटेज के हिसाब से चाहिए उसको हम इसको डाइल्यूट करें। सपोज हमको 10% चाहिए तो 98 को 10% में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए अपन वाटर यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक यानी बहुत हीट निकलती है। जब भी आप वाटर और एसिड या वाटर और बेस को मिलाएंगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, यानी कि जो बीकर रहेगा वो गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जब डाइल्यूशन करते हैं तो अपने को बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एकदम केयरफुली करना रहता है। डाइल्यूशन करते वक्त ध्यान रखना है कि कभी भी, जैसे एसिड की बात करें, जैसे H2SO4 है या जैसे आपका HNO3 है, ये कॉन्सेंट्रेट जब रहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहेंगे इनको, तो जब इनको डाइल्यूशन करेंगे तो क्या करने का, कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाना है, कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाना है। समझ में आया? आपको क्या करना, वाटर के अंदर एसिड मिलाना है। ऐसे समझो, कैसे, जैसे ये आपका एसिड है, ठीक है, अगर आपको सपोज ये आपका सपोज 10 ml लिया आपने, ठीक है ना, और ये आपका वाटर है, यानी आपको अगर 10% कोई एसिड बनाना है किसी से, एक 100% कोई एसिड है उसको 10% तक डाइल्यूशन करना है, तो 10 ml एसिड लेना पड़ेगा और वाटर आपका कितना लेना पड़ेगा, 90 ml, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, बीकर में, जैसे ये बीकर लिया और इस बीकर के अंदर पहले वाटर डालेंगे। पहले अपन क्या डालेंगे, इसके अंदर वाटर डालेंगे, 90 ml मेजर करके मेजरिंग सिलेंडर से इसके अंदर ये डाल देंगे। उसके बाद एसिड को धीरे धीरे स्लोली ऐड करेंगे, धीरे धीरे स्लोली ऐड करेंगे और साथ में ग्लास रॉड से उसको स्टीर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। ये ग्लास रॉड भी रखेंगे इसके अंदर, धीरे धीरे डालते रहेंगे और कॉन्स्टेंटली इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये एकदम से रिएक्शन नहीं हो। अगर आपने एकदम से डाला तो एकदम से रिएक्शन हो जाए तो फास्ट ज़्यादा हीट निकलने से हो सकता है ग्लास भी टूट जाए आपका, ठीक है। इस तरह बेस में भी यही है, पहले वाटर ले लो आपको जितना चाहिए या थोड़ा क्वांटिटी रख दो, बाद में वॉल्यूम मेकअप कर सकते हैं उसका। तो इस तरह से अपन इसको जब लेबोरेटरी में, जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, केमिस्ट्री लैब में आप काम करेंगे, तो उस समय आप क्या करने का, इन चीज़ों को ध्यान रखना। डाइल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे या कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में मिलेंगे एसिड वगैरह, तो उसको डाइल्यूशन करना जरूरी है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स, उसका क्या होगा, जब एसिड या बेस को वाटर के साथ मिलाएंगे, पहले एसिड की बात करें, जब एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, हाइड्रोनियम आयन या H+ यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वह जब डाइल्यूशन करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोनियम आयन की या हाइड्रोजन आयन की क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जब वाटर के साथ उसको मिक्स करेंगे। बेस में क्या होगा, बेस का जब वाटर के साथ अपन मिलाएंगे, उसको मिक्सिंग करेंगे, तो उसमें किस चीज की डिक्रीज हो जाएगा, OH आयन का यानी हाइड्रोक्साइड आयन का पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इस तरह से सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, एसिड में हाइड्रोनियम आयन को कंसंट्रेशन कम होना और बेस में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होना। कि जैसे अभी ये कोई 100 ml सपोज यहाँ पे है, 100 ml में आपका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, इसमें ये कितना सॉल्यूशन है आपका, 100 ml, जिसके अंदर आपने 10 ml क्या डाला, एसिड डाला हुआ है, ठीक है, और ये आपका बना हुआ है। अभी अपन क्या करते हैं, इसमें 100 ml की जगह 200 ml और एक 100 ml वाटर ऐड कर देते हैं। इसमें 100 ml क्या और कर रहे, वाटर ऐड कर रहे, तो अब क्या है, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया आपका, 200 ml वाटर का ऐड किया या मिक्स किया और वाटर, तो आपका 200 ml हो गया, लेकिन एसिड तो आपका 10 ml ही था। तो पहले सपोज एक एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ कि सपोज इसमें 10⁵ H+ आयन थे, ठीक है ना, तो वो कितने में थे, 100 में थे, 10⁵ H+ आयन। ये मैंने ऐसे ही रफ आइडिया लिया है, इतने होंगे ऐसा पक्का नहीं है,
लेकिन आप एक रफली समझो कि इतने आयंस थे 10 ml एसिड्स के, किसमें 100 ml में। लेकिन जब इसको 200 कर दिया तो ये वॉल्यूम बढ़ा, पर वॉल्यूम यानी वॉल्यूम के हिसाब से इसकी मात्रा कितना परसेंटेज में निकालेंगे तो वो कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से जब जो सॉल्यूशन बनते हैं उसको प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं, और इसके बाद जो बनेंगे आपके एसिड उसको अपन डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस बोलते हैं। डाइल्यूशन क्या होगा एसिड के लिए कि जो हाइड्रोनियम आयन रहेगा या हाइड्रोजन आयन रहेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बेस के लिए क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन किसकी, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की पर यूनिट वॉल्यूम। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। अभी जब हमने डाइल्यूशन किया एसिड और बेस का तो उसमें सपोज मैंने जैसे पहले अभी एग्जांपल देके बताया था, अभी यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। ये 100 ml एक वाटर लिया, ये 100 ml वाटर है और एक बीकर में 200 ml वाटर ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी अपन ने एक 1 ml HCl डाला और इसमें भी अपन ने 1 ml HCl डाला। ठीक है, दोनों में 1 ml HCl डाला तो क्या होगा, अब ये भी डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन और ये भी डाइल्यूशन हो गया। ये आपका A पकड़ लेते, ये B पकड़ लेते, लेकिन अभी दोनों ऐसे डाइल्यूट हुए तो अपने कैसा पता चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है या ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसका कैसे पता लगाएंगे वो अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। यानी आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन लाया, आपको पता दिया कि ये एसिड है या बेस, पता करना है आपको, तो क्या करेंगे उसके लिए हम इंडिकेटर यूज करेंगे जो अपन ने पहले पढ़े थे। फिनाफ्थलीन था, मिथाइल ऑरेंज था, वो सारे इंडिकेटर थे ना, तो वो इंडिकेटर डालेंगे और वो अपना कलर चेंज करेंगे। एसिड में चेंज अलग दिखाता है, बेस में अलग दिखाता है, तो आपको ये पता चल जाएगा ये एसिड है या बेस। लेकिन अभी एसिड पता चला तो वो कैसे पता चलेगा कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है ना, तो जैसे ये डाइल्यूशन हमने पढ़ा इससे पहले, डाइल्यूशन का मतलब क्या था कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन एसिड के लिए और OH आयन बेस के लिए। ये किसके लिए, बेस के लिए, और ये किसके लिए, आपके एसिड के लिए। यानी डाइल्यूशन करेंगे तो एसिड में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, जबकि बेस में OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, अब ये डिक्रीज होता है, कितनी डिक्रीज हुई है कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो इसके लिए लेबोरेटरी में एक यूनिवर्सल इंडिकेटर रहता है जो ये शो करता है अलग अलग कलर। ठीक है ना, जितना डाइल्यूशन करेंगे ना उसके हिसाब से उसका कलर चेंज होता रहेगा। जैसे आपका सोल्यूशन है कुछ और उसके अंदर सोल्यूशन में ये इंडिकेटर डाला आपने, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, और आपका कुछ इस तरह का कलर आया तो इससे पता चलेगा, इसके ऊपर लिखा रहता है pH कितना है उसका, है ना, कि कितना। दूसरा में pH पेपर रहता है हमारे पास। सपोज जैसे आपने डाला एक बीकर लिया, उसके अंदर एक सॉल्यूशन डाला हुआ है, अब पता चलना है कि ये एसिड है बेस है या फिर है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो pH पेपर लिया और सपोज ये 9 ऐसा कलर दिखा रहा है, उसको कलर चेंज हो गया, इसका ऐसा कलर हुआ इस पेपर का, है ना, तो पता चलेगा अपने को ये 9 pH है इसका, ये 9 जैसे दिखाएगा तो 9 pH हो गया इसका। अब ये pH क्या होता है इसको देखते हैं। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH मतलब क्या होता है, एक स्केल होता है जो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है इन द सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में, उसको अपन बोलते हैं pH स्केल। P हमेशा स्मॉल लिखने का, H हमेशा कैपिटल लिखने का। P का मतलब P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जो आपका जर्मन वर्ड से आया हुआ है P यहाँ पे, ठीक है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है पावर। और H का मतलब हो गया यहाँ पे H+ आयन, यानी H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी उसको मेजर करने के स्केल को अपन क्या बोलते हैं, pH स्केल। अब ये pH स्केल होता है क्या है ये भी देखते हैं अपन कैसे बनता है। ये देखो इसमें क्या होता है, pH स्केल में ये 0 से चालू होता है, ये 3 पॉइंट बना देता है यहाँ पे, तो ये 0 से चालू होता है और 14 तक होता है, 0 to 14 इसके स्केल नंबर से थे इसके ऊपर, और एक मिडिल में नंबर रहता है जिसको बोलते हैं अपन 7 नंबर। ये ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, जैसे ये बनाया ना एक कलर के हिसाब से बनाया हुआ है,
तो ये इस तरह से पीएच जो स्केल रहता है वो 0 से 14 तक रहता है। ये जो 0 जिसका पीएच 0 रहेगा ना वो वेरी एसिडिक रहेगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 0 है तो दिस इज वेरी एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जिसका पीएच 14 रहेगा उसको बोलेंगे अपन वेरी एल्कलाइन सॉल्यूशन, वेरी एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। ये बहुत ही एल्कलाइन रहता है, ये बहुत ही एसिडिक रहता है। और जो 7 रहता है उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल, यानी न तो वो एसिड रहता है न बेस रहता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 आ गया वो न्यूट्रल होगा, न तो वो एसिड की कैटेगरी में आएगा न बेस की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जिसकी पीएच 7 से कम रहती है उनको अपन बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे अपन लोग? एसिडिक सॉल्यूशंस। और जिनकी पीएच 7 से ज्यादा रहती है, 14 तक हो सकती है, वो 7.1 ही हुआ तो भी वो आपका क्या होगा? बेसिक, यानी इसको बोलेंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन जिनकी पीएच 7 से ज्यादा रहती है। 7 पॉइंट जैसे का 8 है और एक किसी का 9 है तो इस पीएच, तो 8 वाला पता था ये पीएच 7 से ज्यादा है तो इसे पता चला ये क्या है? आपका बेस है। लेकिन 9 किसी का पीएच वो भी बेस ही है लेकिन ये 8 वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक 5 पीएच का कोई सोल्यूशन है और एक 3 पीएच का सोल्यूशन है, तो इससे 7 से कम पीएच है तो ये तो पता चला एसिडिक सोल्यूशन है, एसिड है। लेकिन अगर 5 पीएच से इसका पीएच 3 है तो इसका मतलब 3 वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी जैसे जैसे नीचे जाएंगे एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एग्जैक्ट पीएच नापने के लिए लेबोरेटरी में इस तरह एक पीएच मीटर होता है। तो इस पीएच मीटर में क्या होता है? ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड रहता है और यहाँ पे बीकर में सॉल्यूशन है जिसका पीएच आपको नापना है, वो इस बीकर में डालते हैं और फिर इलेक्ट्रोड इसमें डिप कर देते हैं और फिर इसमें देखते हैं, रीडिंग आते हैं। अब ये 6 पॉइंट इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन डाला इसका जो रीडिंग बता रहा है वो 6.21 6.21 का मतलब ये 7 से कम है तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है वो कैसा है? पहले तो ये पता चल जाएगा कैसा है इसमें? एसिडिक। कैसा सॉल्यूशन भरा है इसमें? एसिडिक, जिसकी पीएच कितनी है? 6.21। पीएच स्केल वो जो अपन ने पढ़ा था, जो अपना 0 से चालू होता है और 14 तक चलता है, ठीक है ना। और ये बीच में जो पॉइंट रखा है उसको 7 रखा है जिसको न्यूट्रल बोलेंगे, जो न तो एसिड है न बेस है, ठीक है। तो जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जाएगी। यानी एसिडिक नेचर यानी एसिड का पावर और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यानी एक तो सपोज 5 पीएच का है और एक आपका 4 पीएच का है, एक आपका 3 पीएच का है, एक आपका 2 पीएच का है, एक आपका 1 पीएच का है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया? 1। लेकिन ऐसा एसिड जिसका पीएच 0 है वो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। और बेसिक में इसका उल्टा, जैसे 7 से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेसिक नेचर या एल्कलाइन नेचर उस सोल्यूशन की बढ़ती जाएगी और जिसकी पीएच 14 है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहेगा, ठीक है ना। और इसे इसमें दिखा रखा है, ये देखो जैसे जैसे पीएच, ऐसे देखो ये जो दिखा रहा है ये हाइड्रोजन आयन की क्या दिखा रहा है? कमी हो रहा है। यानी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन यहाँ ज्यादा सबसे ज्यादा यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस H+ आयन, ठीक है। और जैसे जैसे बेस की तरफ जाते रहेंगे हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। और पीएच हमेशा क्या करता है? सिर्फ आपके हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को ही मेजर करता है। जैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कम होता है तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। इस तरफ जाएंगे तो पीएच कम होगी तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा और इस तरफ अगर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा और पीएच बढ़ेगी। यानी ऐसे देख लो आप, ऐसे एक समझ लो, पीएच अगर आपकी बढ़ रही है तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी, ठीक है ना। और पीएच अगर आपकी घट रही है तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। और ये कलर्स दे रखे जो आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर जो रहता है उसके ऊपर एक कलर कोड दिया रहता है। तो पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर का जैसा कलर रहेगा उसके हिसाब से अपन गैस करते हैं कि उसका पीएच कितना रहेगा। एक टेबल दे रखी है, ये आप एक्टिविटी कर सकते हो। सपोज जैसे HCl का मैं बताता हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ का इसका ऑरेंज कलर आया, ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर सपोज ये 3 का जैसे पकड़ लेती है, ऑरेंज यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये आपका इसका पीएच कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। नेचर क्या होगी यहाँ पे? एसिडिक।
इस तरह से टेबल आप पूरी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, यानी प्लांट और जो एनिमल रहते हैं, पौधे और जंतु, वो पीएच सेंसिटिव रहते हैं, यानी प्रॉपर पीएच पे ही वो काम करते हैं। उससे पीएच ऊपर या नीचे हुआ तो उनका सर्वाइव होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो भी जो वर्क करती है, उसकी पीएच की जो रेंज है 7 to 7.8। तो हमारी जो बॉडी है लगभग स्लाइटली अल्कलाइन पीएच पे काम करती है, यानी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो जितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो सारी 7 to 7.8 के पीएच पे परफॉर्म होती है। अगर पीएच चेंज हो गया या ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो बॉडी को वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरह से पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है। एसिड रेन मतलब क्या होता है कि पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जब जो रेन वाटर रहेगा उसकी पीएच अगर 5.6 से कम हो जाती है, इस तरह के वाटर वाली रेन को अपन क्या बोलेंगे, एसिडिक या एसिड रेन। और उस एसिड रेन की वजह से वो एसिड रेन फिर बह के कहाँ जाएंगी, नदियों में जाएगी, रिवर्स में जाएगी, तालाब में जाएगी। तो वहाँ पे जो एक्वाटिक लाइफ रहेगी, जो वाटर में रहने वाले जो प्लांट या एनिमल है, उनका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। सेकंड देखते हैं, यानी बगीचे के अंदर भी सॉइल का जो पीएच रहता है वो भी मायना रखता है। बगीचे के अलावा खेतों में भी, जो जहाँ पे क्रॉप उगाते हैं हम लोग, वहाँ की भी सॉइल का अगर पीएच अगर कुछ सही नहीं है, प्लांट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक, यानी हर एक प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। सॉइल का पीएच भी मेंटेन होना चाहिए जिससे प्रॉपर क्रॉप या प्रॉपर प्लांट का ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो स्टमक रहता है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, जो अपने डाइजेशन में हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है, इनडाइजेशन की वजह से, यानी अपचन की वजह से हमारा स्टमक क्या करता है, अपचन कब होता है, जब आप कोई तीखा या बाहर का कुछ खाना खा लिया जो इसका पाचन बरोबर नहीं हुआ या बहुत ज़्यादा तीखा था, तो इस वजह से हमारा स्टमक क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस, जिसकी वजह से हमको पेट में पेन या इरिटेशन होता है, जलन होने लगती है, जिसको अपन बोलते हैं एसिडिटी। तो ये एंटासिड हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, जो क्या करता है, ये एंटासिड आपके जो एक्सेस जो भी बना था एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और इस तरह से ये जो मेडिसिन के रूप में लेते हैं, इसकी टेबलेट भी आती है, सिरप भी आती है मार्केट में, जिसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स रहता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, जिसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉमन भाषा में भी बोलते हैं। अगला देखते हैं, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी कि दांत सड़ता है। अगर पीएच की चेंज हो गया तो दांत में सड़न हो जाती है, दांत भी आपके डिके हो जाते हैं। तो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। 5.5 से अगर पीएच लोअर हो गया तो आपका टूथ डिके होना चालू हो जाता है। तो माउथ के अंदर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह रह जाते हैं, बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो जाता है अगर साफ सफाई अच्छे से नहीं करते, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उसका पीएच कितना 5.5 से लोअर हो जाता है और इसका टूथ डिके चालू हो जाता है। टूथ के अंदर क्या होता है, एनामल नाम का एक कवरिंग होता है, जो उसका लेयर रहता है उसमें एनामल रहता है, और ये एनामल जो बना रहता है वो किससे बनता होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इसका बना रहता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। एक जीके का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ये पूछ सकते हैं कि हार्डेस्ट सबस्टांस जो बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, वो कौन सा है, वो क्या है आपका एनामल। ये एनामल होता कहाँ पे है, टीथ। ये जो टूथ आपका बना रहता है, ये ऐसे टीथ रहता है ना आपका, ये टीथ का जो बाहरी कवरिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एनामल, जो सबसे हार्ड रहता है। और ये अगर डीके हो गया तो ये फिर इसके अंदर डीके होना चालू हो जाता है और सड़ना चालू हो जाता है, बाद में टूथ बेकार भी हो जाता है, टूट भी जाता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको क्या करना है, दोनों टाइम जब भी खाना खा लेते हो, सुबह शाम आपको ब्रश करना है। और जो ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, वो एक्चुअली बेस होता है, बेसिक होता है, एल्केलाइन। तो आपकी जो पीएच रहेगी वो उसको चेंज कर देगा, जिससे बैक्टीरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, या बैक्टीरिया डेवलप भी हो गए तो वो उसको साफ कर देगा और वहां से आपको टूथ डिके को बचा लेगा। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल
वॉरफेयर, यानी केमिकल वॉरफेयर से जो अपने सेल्फ डिफेंस करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है बी स्टिंग का। जो हनी बी रहती है वो क्या करती है, जब अपन हनी निकालने जाते हैं छत्ते में तो अपने को काटती है। जब काटती है ना तो उसका हनी स्टिंग जो रहता है हनी बी का, वो एक एसिड छोड़ती है, जिससे हमको क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है। अगर किसी को हनी बी काट ले तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, माइल्ड बेस यूज करते हैं जो सबके घर में मिल जाता है, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। उसको अपन लगा देंगे तो आपको पेन से रिलीफ हो जाएगा। ठीक है। एक प्लांट है जिसका नाम है नेटल। ये एक जंगली हर्बेसियस प्लांट रहता है जो वाइल्ड फॉर्म में रहता है। उसका स्ट्रिंगिंग हेयर रहते हैं उसमें। ये भी चुभता है ना, कभी गलती से एक्सीडेंटली हमको छुप गया तो आपको बहुत सारा पेन दर्द करता है और ये बर्निंग एकदम जलन होती है उससे। और वो किस वजह से होती है, उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। वो मेथेनोइक एसिड रिलीज करता है जिसकी वजह से पेन होता है। लेकिन कि नेचर क्या करती है कि आपको दर्द दिया है ना तो उसकी दवा भी साथ में देती है। यानी ये नेटल प्लांट रहता है, उसके आजू बाजू में डॉग प्लांट उगता रहता है, जिसकी लीफ को अगर उस जगह पे जहाँ पे आपको लगा है वो काटा या उसका हेयर लगा, उसको अगर रगड़ देंगे, रब कर देंगे तो उसको आपको बर्निंग से रिलीफ मिल जाएगा। ये उसका रेमेडी है उसके साथ में जो नेचुरली दे रखा है। तो अपन देख ले कि खाने के वाली चीज़ों में या नेचुरल में कौन कौन से आपको एसिड मिलेंगे। जैसे विनेगर, यानी जो सिरका रहता है चाइनीज़ वगैरह में बहुत यूज होता है, जिसके अंदर एसिडिक एसिड रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना आपको। और सौर मिल्क या कर्ड जो दही रहता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड रहता है। ऑरेंज और लेमन, ये दो जो फ्रूट रहते हैं इसके अंदर क्या रहेगा, सिट्रिक एसिड रहेगा दोनों के अंदर। ठीक है ना, ये सिट्रस फ्रूट भी कहलाते हैं, फ्रूट कहते हैं इनको। टेमेरिंड यानी इमली, इसके अंदर टार्टरिक एसिड रहता है। एंट स्टिंग, यानी जब चींटी काटती है आपको, एंट जब काटती है तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है, मेथेनोइक एसिड। इसके अलावा नेटल स्टिंग का आपने पढ़ा, इसके अंदर भी क्या होता है, मेथेनोइक एसिड रहता है। टोमेटो बच्चों को बहुत खाते पसंद आता है, उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड रहता है। तो एसिड, ये एसिड जो नेचुरली रहते हैं अपने बॉडी के लिए हेल्दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थोड़ा मोटिवेट करते रहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए इसको, ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो ला सके हम लोग। थैंक यू।